आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आज शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत में भूकंपीय जोन क्षेत्र जो है जहां भूकंप आते हैं और उत्तर प्रदेश के भूकंप जोन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, आज उन्हीं जो है शानदार प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपकी जो भी आने वाली परीक्षा है, चाहे लेखपाल की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश का कोई भी आपका एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, कोई पुलिस भर्ती का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश के भूकंप जोन के बारे में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। या आपका रेलवे का एग्जाम है, वहाँ पर भी भूकंप जोन के बारे में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कितने आखिर भूकंप जोन हैं, कितने जिले हैं, कौन सा जिला भूकंप जोन में शामिल है, आइए जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि पढ़े तो कौन सा भूकंप जोन है, कौन से जिले हैं जो सबसे खतरनाक भूकंप जोन में आते हैं, उस जोन को आखिर क्या नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश को जो है पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भूकंप के बारे में, थोड़ा सा उसको भी पढ़ेंगे। फिर जो है अपना भारत में समझेंगे कि आखिर पूरे भारत को कितने भूकंप जोन क्षेत्र में जो है बांटा गया है। चलिए सबसे पहले भारत से ही शुरुआत करते हैं। संपूर्ण भारत को ध्यान रखिए 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि परीक्षा में आए प्रश्न कि वर्तमान में कितने भूकंप क्षेत्र हैं जिसे संपूर्ण भारत में बांटा गया है, तो वर्तमान में 4 क्षेत्रों में 4 जोन में विभाजित किया गया है संपूर्ण भारत को। और सबसे खतरनाक जो जोन है वो भूकंप का 5वां जोन है, जोन 5। बड़े ध्यान समझिए, सबसे जो खतरनाक जोन है जोन 5, जहां सर्वाधिक भूकंप से हानियां होती हैं, या वे क्षेत्र जो जोन 5 में आते हैं। तो वे जोन 5 के क्षेत्र कौन से हैं? बात करें अपने जो पूर्वी राज्य, बात करें यदि अपने पूर्वी राज्यों की, तो पूर्वी राज्य यदि बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तो जितने भी अपने पूर्वी राज्य हैं सभी जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे खतरनाक जोन माना जाता है भूकंप के लिए। तो जोन 5 जो है सबसे खतरनाक जोन है जिसमें भारत के पूर्वी राज्य शामिल हैं। दूसरा, जो नेपाल की सीमा से, जी हाँ, नेपाल की सीमा से जो बिहार राज्य का क्षेत्र लगा हुआ है वो भी जोन 5 में शामिल किया गया है। एक तो पूर्वी राज्य और नेपाल की सीमा से लगा हुआ बिहार राज्य का क्षेत्र, वो भी जोन 5 में शामिल किया गया है। उसके बाद यदि हम देखें तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र आपको नज़र आएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र नज़र आएगा जोन 5 में। और गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात का भुज क्षेत्र, गुजरात का कौन सा क्षेत्र? भुज क्षेत्र। एक एक पॉइंट को हमने बहुत ध्यान समझना है। जोन 5 सबसे खतरनाक जोन है जो भूकंप में शामिल किया गया है। इसी जोन 5 में पूर्वी राज्य आते हैं। बिहार की वह सीमा जो नेपाल से लगी हुई है, इसी जोन 5 में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात का भुज क्षेत्र आता है जोन 5। ये सबसे जो है खतरनाक क्षेत्र है जो जोन 5 में शामिल किया गया है। उसके बाद जोन 4, जी हाँ, जोन 4 इससे कम खतरनाक है जोन 5 से। तो जोन 4 की यदि बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन कौन से जिला आता है उसकी हम बात करेंगे जोन 4 में। तो चलिए जो है देखते हैं जोन 4 में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आएंगे। मगर उससे पहले थोड़ा सा जो है अध्ययन कर लिया जाए, भूकंप की तरंगों के अध्ययन कर लिया जाए, भूकंप से आने वाली परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं। आइए जो है बहुत शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, जिस बिंदु से भूकंप का उद्गम होता है पृथ्वी के अंदर, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, उद्गम स्थान को हाइपोसेंटर कहा जाता है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझना है। जिस स्थान से भूकंप या तरंगों का उद्गम होता है उसी बिंदु को हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइपोसेंटर वह सेंटर है जहां से भूकंपीय तरंगों का क्या होता है? उद्गम होता है। इसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइपोसेंटर या फोकस वह केंद्र है, वह स्थान है जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं और धरातल की ओर चलती हैं। सबसे पहले भूकंपीय तरंगे निकलकर और जब धरातल की ओर चलेंगी तो ध्यान रखिए एक 90 डिग्री का कोण बनाकर चलेंगी
एक 90 डिग्री का कोण बनाकर चलेंगे। और ये जो आपने जो ये लंब दिखाई दे रहा है, तो जो ये भूकंपीय तरंगे धरातल पर पहुंचेंगी और धरातल पर सबसे पहले जो केंद्र बनाएगी उसे एपी सेंटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। भूकंप का बहुत शानदार प्रश्न है। भूकंप का धरातल पर प्रभावित सबसे खतरनाक क्षेत्र ही एपी सेंटर कहलाता है। बहुत शानदार तरीके से समझिए। एपी सेंटर, ध्यान रखिए, धरातल पर वह बिंदु है जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंची हैं। भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंची हैं, सबसे पहले पहुंची हैं, तो उसी को एपी सेंटर कहा जाता है। देखिए, एपी सेंटर में और हाइपो सेंटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाइपो सेंटर की यदि बात करें तो हाइपो सेंटर तो आपका जहाँ से उद्गम होता है उस बिंदु को कहते हैं, जिसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। और जब भूकंपीय तरंगे धरातल पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो बिंदु बनता है उसी बिंदु को एपी सेंटर कहा जाता है। उसी बिंदु क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। और भूकंपीय तरंगे भी कितनी प्रकार की होंगी उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर से निकलती है उसे फोकस कहा जाता है। और जब धरातल पर पहुँचेंगी तो उसी को कहा जाता है एपी सेंटर। धरातल पर जहाँ से भूकंपीय तरंगों को हम मापते हैं, तो भूकंपीय तरंगों को कितनी तीव्रता की तरंगे हैं, तो भूकंपीय तरंगों को एपी सेंटर से ही मापा जाता है। यदि प्रश्न आए कि भूकंपीय तरंगों की माप कहाँ से होती है, तो भूकंपीय तरंगों की माप एपी सेंटर बिंदु से होती है जो धरातल पर होता है। अब परीक्षा में बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। पी को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, पी को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, जबकि एस को गौण या द्वितीयक भूकंप तरंग कहा जाता है। और बड़े ध्यान से एक पॉइंट को समझिए, एल को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। एल को क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंगे। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला पॉइंट बड़ा शानदार है, पी, एस और एल। जी हाँ, 3 भागों में बटी होती हैं भूकंपीय तरंगे। पी भूकंपीय तरंगे, एस भूकंपीय तरंगे, एल भूकंपीय तरंगे। जो प्राथमिक भूकंपीय तरंगे होती हैं उसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। उसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, अर्थात जो सीधी दिशा में जाएंगी या ध्वनि की तरह प्रवाहित होंगी, ध्वनि की तरह प्रवाहित होंगी अनुदैर्घ्य तरंगे। जबकि एस और एल दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखिए इनका जो आपका पथ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे, इनका पथ इस प्रकार आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पी और एस और एल में सबसे हानिकारक कौन सी होंगी, ध्यान रखिए सबसे हानिकारक एल तरंगे मानी जाती हैं। सबसे हानिकारक मानी जाती हैं एल तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, इन तरंगों का आयाम सर्वाधिक होता है, आयाम सर्वाधिक होता है और यही सबसे हानिकारक होती हैं, इन्हीं को ही एल तरंगे कहा जाता है। आयाम सबसे अधिक होता है, आवर्ती सबसे कम होती है, आवर्ती सबसे कम होती हैं। जबकि प्राथमिक तरंगों का आयाम सबसे कम होता है, जबकि इनकी आवर्ती सबसे अधिक होती है, इनकी आवर्ती सबसे अधिक होती है। देखिए इनका जो विस्तार होगा इस तरह से होंगी, ये चलेंगी आपका एक सीधी रेखा में चलने की कोशिश करेंगी प्राथमिक तरंगे। जी हाँ, प्राथमिक तरंगे। तो भूकंपीय तरंगों से हमने क्या सीखा कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वह तरंग बताइए जो द्रव माध्यम में नहीं चलती। जी हाँ, बहुत शानदार प्रश्न है। जो द्वितीयक भूकंप तरंग है वो ध्यान रखिए द्रवित माध्यम में नहीं चलती। जहाँ कहीं द्रवित माध्यम मिलेगा वहाँ पर कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं चलेंगी, तो द्रवित माध्यम में नहीं चलती हैं द्वितीयक भूकंपीय तरंगे, या जिनको एस भूकंपीय तरंगे भी कहा जाता है। जबकि ठोस, द्रव और गैस में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलेंगी आपका प्राथमिक तरंगे, जिसे पी तरंगे कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। इन्हीं की आवर्ती सबसे अधिक होती है।
इन्हीं की आवर्ती सबसे अधिक होती है, जबकि धरातलीय तरंगों का आयाम सर्वाधिक होता है। इनका आयाम सर्वाधिक होता है। यदि इनकी पथ की बात करें तो इनका पथ कुछ ऐसे जो है दिखाई देता है धरातलीय तरंगों का। तो इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तरंगों के प्रकार बताइए, तो PSL होता है। इसमें अनुदैर्घ्य कौन सी होती है, अनुप्रस्थ कौन सी होती है, धरातलीय किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। ये ही जो है सबसे अधिक प्रभावित करती हैं किसी भी क्षेत्र को, जबकि प्राथमिक तरंगों की आवर्ती सबसे जो है अधिक होती है। तो चलिए देखिए, इन प्रश्नों को हमने पढ़ा है। अब जो है यूपी के बारे में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे खतरनाक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भूकंप का सबसे खतरनाक क्षेत्र है वो जोन 4 कहलाता है। बड़े ध्यान समझिए, वो कहलाता है जोन 4। तो जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, सभी प्रश्नों को समझिए। उत्तर प्रदेश में यदि भूकंप के क्षेत्र को देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश को या कहीं 75 जिलों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे खतरनाक क्षेत्र जोन 4 है, उससे कम खतरनाक क्षेत्र जोन 3 है। देखिए, एक एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। जोन 4 में आने वाले जिले पूछे जाएंगे, जोन 3 में थर्ड में आने वाले जिले पूछे जाएंगे, और सबसे कम खतरनाक क्षेत्र बताइए। तो ध्यान रखिए, सबसे कम खतरनाक क्षेत्र जो है जोन 2 है। ये सबसे कम खतरनाक है जोन 2। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छे प्रश्न इन्हीं फैक्ट से पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं जोन 4 के अंतर्गत, या कहें नेपाल की सीमा से लगे वे जिले जो जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। तो बड़े ध्यान समझिए, नेपाल की सीमा से लगे ऐसे कुछ जिले हैं जिनको तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, तराई क्षेत्रों में वे जिले आते हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं। चलिए पूर्व से ही बात करते हैं। तो देवरिया, देखिए देवरिया शुरुआत करेंगे क्योंकि बलिया का कुछ ही क्षेत्र आता है। बलिया सबसे पूर्व का जिला है, इसका कुछ ही क्षेत्र आता है, केवल 30% हिस्सा ही आता है जोन 4 में। तो फिर भी थोड़ा सा तो बलिया का क्षेत्र, उसके पास देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। देखिए, सभी पॉइंटों को हमने समझना है, मैप के माध्यम से पढ़ना है कि कौन सा जो है जोन 4 है, कौन सा जोन 3 है। तो सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर का क्षेत्र, उसके बाद श्रावस्ती का क्षेत्र, उसके बाद बहराइच, अधिक क्षेत्रफल में घिरा हुआ लखीमपुर खीरी का क्षेत्र, उसके बाद पीलीभीत का क्षेत्र। देखिए, पीलीभीत जो जिला है वहाँ से नेपाल के जो है सीमा से लगे हुए जिले की शुरुआत होती है। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया का कुछ क्षेत्र, ये जो है आपका भूकंप जोन 4 में आता है। उसके बाद पीलीभीत के जो है इधर की बात करें, जो उत्तराखंड से लगे हुए जिले हैं, जैसे रामपुर है और बरेली है। एक एक पॉइंट को हमने समझना है। बरेली भी जोन 4 में आता है, ध्यान रखिए। बरेली भी, जहां रामगंगा बहती है, रामपुर भी, और उसके बाद देखिए सारे पॉइंट हमने ध्यान रखने हैं। जितने भी जिले आप ध्यान रख सकते हो, बिजनौर का क्षेत्र, मुरादाबाद का क्षेत्र, जी हाँ मुरादाबाद का क्षेत्र। उसके बाद बिजनौर के बाद सबसे उत्तर का जो जिला है सहारनपुर, वो भी जोन 4 में आता है। सहारनपुर के बाद शामली का क्षेत्र, मुजफ्फरनगर का क्षेत्र, बागपत का क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र, ध्यान रखिए अलीगढ़, जी हाँ अलीगढ़ तक का क्षेत्र भी जोन 4 में शामिल किया गया है। उसके बाद बुलंदशहर का क्षेत्र, गाजियाबाद, मेरठ का क्षेत्र, अल्मोड़ा, संभल का क्षेत्र, बड़े ध्यान समझिए अल्मोड़ा और संभल का क्षेत्र। तो देखिए जितने भी जिले हैं आप थोड़ा सा माइंड में रखिए कि जो यूपी के पश्चिम जिले हैं, यूपी के पश्चिम जिले हैं, चाहे अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, बरेली है, ठीक है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शामली का क्षेत्र है, ठीक है। देखिए इधर से यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, बॉर्डर से जो प्रवाहित हो रही है यमुना नदी, तो यमुना नदी से लगे कुछ जिले, यमुना नदी से लगे कुछ जिले
उत्तराखंड से लगे कुछ जिले, नेपाल की सीमा से लगे कुछ जिले हैं, वे आते हैं भूकंप के जोन 4 में। ठीक है, नक्शे से ही आपके ध्यान होना चाहिए कि सारा तराई का क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ और यमुना की सीमा से लगा हुआ जो ये क्षेत्र है, ये यमुना की सीमा से लगे हुए सहारनपुर, शामली जो है, बड़ौद के जो क्षेत्र है, ये जो सब आपका वो भी होता है जोन 4 में आता है। और जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से, तो वो क्षेत्र भी आता है भूकंप के जोन 4 में आता है। उसके बाद बात करें जोन 3 की बात करें, जोन 3 थर्ड में ये कम जो है हानिकारक क्षेत्र है भूकंप का। तो ये भूकंप का कम हानिकारक जो क्षेत्र है जोन 3, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, आइए जो है उसको भी समझते हैं। तो जो सोनभद्र का इलाका है, बड़े ध्यान समझिए, जोन 3 में जो है प्रश्न पूछा जाएगा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इधर जो है आपका चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर। देखिए गोरखपुर को ध्यान रखिए, गोरखपुर, अयोध्या, ठीक है, सीतापुर, शाहजहांपुर, ये जोन 3 में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा हरदोई, बदायूं का क्षेत्र, एटा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये सब जिले हैं जौनपुर, ठीक है, मऊ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब आते हैं जोन 3 में। अभी हाल ही में पूछा गया था, ठीक है, सीतापुर को पूछा गया था, सीतापुर जो है किस जोन में आता है, सीतापुर, ठीक है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से जोन 3 में बताइए कौन सा जिला आता है। तो सीतापुर, हरदोई, आपने ध्यान रखना है, आपने एटा, बदायूं, ठीक है। तो ये सारा जो क्षेत्र आपने पढ़ा सोनभद्र से लेकर, बड़े ध्यान समझिए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, इधर जो है गाजीपुर और वाराणसी, ठीक है, ये सारी जो क्षेत्र है, इधर का जो ये क्षेत्र आपने दिखाई दे रहा है, ये जोन 3 का क्षेत्र है, ये जोन 3 का क्षेत्र है। गोरखपुर भी जोन 3 में आता है। देख कुछ बातें हैं जो आपने विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, गोरखपुर भी जोन 3 में आता है, ठीक है। बाराबंकी, लखनऊ से लगे हुए जिले, उन्नाव, बरेली, लखनऊ से देखिए सारे जितने भी जिले लगे हुए हैं, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, ये सारे के सारे जोन 3 में आते हैं। प्रयागराज भी जोन 3 में ही आता है, ठीक है। और इधर तक का जो ये क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, ठीक है, फिरोजाबाद, ठीक है, ये जो सब क्षेत्र है ये जोन 3 में आता है। उसके बाद सबसे जो कम हानिकारक या कम प्रभावित क्षेत्र कहलाता है वो जोन 2 कहलाता है। जोन 2 यूपी में आपने भूकंप के 3 ही क्षेत्र मिलेंगे, जोन 2, जोन 3, जोन 4। सबसे हानिकारक जो है वो जोन 4 है और जो कम हानिकारक है जोन 2 है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे शानदार प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसा भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी का, देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, या जिसे जजाक भुक्ति भी कहा जाता था, जजाक भुक्ति क्षेत्र किस जोन में आता है भूकंप के। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो जोन 2 में आता है, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जी हाँ चित्रकूट, ये जिले आते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे कम प्रभावित जो है भूकंप से वह कौन सा क्षेत्र है, सबसे कम प्रभावित। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो सबसे कम प्रभावित वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जी हाँ, सबसे कम प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र है। झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन का क्षेत्र है। सबसे अधिक प्रभावित वो नेपाल का तराई क्षेत्र और यूपी के पश्चिम जिले हैं। और जो जोन 3 में आता है या मध्य में आता है वो आपने देख लिया कौन सा क्षेत्र है। जी हाँ, बड़े शानदार प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपके कुछ प्रश्न यहीं पर आपके ध्यान हो गए होंगे भूकंप के जोन को लेकर। मगर सबसे लास्ट में जो है कुछ शानदार प्रश्न को समझते हैं। देखिए NDMA से प्रश्न हाल ही में जो है पूछा भी गया था, तो आप भी ध्यान रखिए NDMA क्या है। बहुत शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है। यदि आपदा को लेकर कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से प्रश्न बनना तय है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखिए भारत सरकार के द्वारा सन 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया आपदा के लिए। तो ये कानून पूछा जा सकता है कि NDMA एक्ट कब बनकर तैयार हुआ या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग भारत में कब बना।
तो आपदा प्रबंधन विभाग एक कानून के तहत बनाया गया, और वो कानून जो है कब बना था, तो सन 2005 में बनाया गया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कानून बना था वो कब बना था, 2005 में बना था। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो विभाग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग हाल ही में बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसके यदि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। और यदि पूछा जाए कि यह विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, तो ध्यान रखिए यह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन माना जाता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग जो है ये कानून के तहत गठित हुआ। ये कानून तो हाल ही की एक परीक्षा में पूछा गया था सन 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो विभाग है ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपने ध्यान रखना है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। तो उम्मीद है आपने जो है भूकंप के क्षेत्रों को पढ़ा होगा, भूकंपीय तरंगों को समझा होगा, एपिसेंटर क्या है, हाइपोसेंटर क्या है, फोकस क्या है, उनके बारे में आपने पता लगाया होगा। धरातलीय तरंगे किसे कहा जाता है, उन पॉइंटों को बड़े भारी बातें समझिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।